हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ गेम। तो कहानी की शुरुआत में एक बंद काले कमरे में यीजे नाम का लड़का अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा होता है। साथ ही रोते हुए वो कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता क्योंकि उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तभी एक मिस्टीरियस लेडी आकर उसे सर पर शूट करके प्लेन से नीचे फेंक देती है। अपने सर में गोली के घाव के बावजूद भी यीजे अपनी आंखें खोल लेता है और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां ये सब आज से 7 साल पहले शुरू हुआ था, जब यीजे एक रेपुटेटेड कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। वो देखता है कि रोड क्रॉस करते हुए एक कार ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी है। घबराया हुआ यीजे भागकर उस व्यक्ति को चेक करता है, मगर यीजे का हाथ पकड़ते ही उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इससे यीजे एकदम सदमे में आ जाता है कि ये अभी क्या हुआ। अभी अभी उसके साथ हुए ट्रॉमा की वजह से यीजे अपने इंटरव्यू में किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसको ये जॉब नहीं मिलती। यीजे की परेशानियां यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि कोई भी जॉब ना होने की वजह से अब उसको अपना स्टूडेंट डेट चुकाने के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करनी ही पड़ेगी। इसलिए अपना डेट चुकाने के लिए यीजे कभी वेटर तो कभी डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। यीजे की परेशानियों में उसकी फैमिली कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि छोटी उम्र में ही उसके डैड गुजर गए थे। उसकी माँ एक जैनिटर होने के बाद भी उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए काफी मेहनत किया करती थी, इसलिए यीजे उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। मीनवाइल यीजे लगातार अच्छी कंपनियों में अपना रिज्यूम भेजता रहता है, ताकि कोई ना कोई तो उसको फुल टाइम जॉब पर लगा ही लेगा। मगर यहाँ भी उसके हाथों में नाकामयाबी ही लगती है। 7 साल तक लगातार ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करने के बाद फाइनली उसको एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यीजे का इंटरव्यू लेने वाला टाइवू उसके रिज्यूम से काफी इम्प्रेस होता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद यीजे बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ से निकल जाता है, मगर जल्द ही उसको अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि हमने जो पैसे अपने दोस्त की डील में इन्वेस्ट किए थे वो सब एक फ्रॉड था। वो हमारे सारे पैसे लेकर भाग निकला। ये सब सुन यीजे भागकर अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचकर जोर जोर से गेट को खटखटाने लगता है, मगर जब कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है तो यीजे एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसके दरवाजे पर मारने लगता है। वो तब तक ऐसा करता है जब तक उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट नहीं जाती। इसके कुछ ही समय बाद हम उसको एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो पुलिस वालों से अपने दोस्त को अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर पुलिस वाले उसको बताते हैं कि किसी बिजनेस का डूब जाना किसी भी तरह से इलीगल नहीं है, इसीलिए हम उस व्यक्ति को चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अपनी परेशानियों से थक हार कर यीजे शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, पर यहाँ भी सरप्राइजिंगली वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कार से उतरते हुए देखता है। साथ ही वो देखता है कि वो दूसरा व्यक्ति उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया है, जिससे जीसू एक्सेप्ट कर लेती है। उस व्यक्ति के जाते ही यीजे अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलने चला जाता है, जहाँ उसको आ रही महक से जीसू को पता चल जाता है कि यीजे आज पी कर आया है। उसको इग्नोर करते हुए जीसू उसको ये कहते हुए एक एनवेलप देती है। वो बताती है कि इस महीने तुम्हारी कोई खास कमाई नहीं हुई है, मगर यीजे को लगता है कि जीसू कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। वो खुद को जीसू के ऊपर एक बोझ समझने लगा था। जल्दी यीजे समझ जाता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए वो जीसू से ब्रेकअप करके अपने अपार्टमेंट चला जाता है। अपार्टमेंट पहुंचते ही उसको पता चलता है कि काफी समय से किराया ना देने की वजह से उसके लैंडलॉर्ड ने उसको घर से निकाल दिया है। यीजे की सभी चीजें बाहर बारिश में भीग रही होती हैं, इसलिए जितना हो सकता था यीजे उतनी चीजें बचाने की कोशिश करता है, मगर तेज बारिश होने की वजह से वो अपनी ज्यादा चीजों को नहीं बचा पाता। पूरी रात जमीन पर बिताने के बाद यीजे को कंपनी से मैसेज आता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गया है। एक के बाद एक मिल रही नाकामयाबियों से यीजे परेशान हो चुका था। उसको अपने जीवन में उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए अपनी माँ का कॉल इग्नोर करते हुए यीजे शहर के बीचों बीच एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देता है। कुछ समय बाद यीजे की आंखें एक प्राइवेट जेट में दोबारा खुलती है, जहाँ वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर परेशान उठता है, क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था। तभी वो अपने बगल में एक मिस्टीरियस लेडी को बैठा हो पाता है। उस लेडी के हाथ में उसके द्वारा आखिरी समय में लिखा हुआ गुड बाय लेटर होता है, जिसे वो पलक झपकाते ही अपने मैजिक से जलते हुए अपने चश्मे को उतारती है और यीजे को अपनी रेड आइज दिखाकर एक डरावने से रूम में ट्रांसपोर्ट कर देती है। इस रूम में लाल सागर के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बना हुआ था, जिस पर कई सारे डीमंस लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस मिस्टीरियस लेडी ने उसके सामने खुलासा किया कि वो डेथ है और वो उसको सजा देने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि यीजे ने सुसाइड करके डेथ को समय से पहले खोजकर उसका मजाक बना दिया था। वो लेडी
उसकी गर्दन पकड़कर उसको एक पहाड़ के किनारे से नीचे फेंक देती है। उसके नीचे गिरते ही जो राक्षस अब तक टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उसको पकड़ने के लिए कूद जाते हैं, लेकिन जैसे यीजे नीचे जमीन से टकराता है एक बार फिर उसकी आंखें दूसरे चेहरे के साथ उसी प्लेन में खुल जाती हैं। डेथ भी वहीं उसी प्लेन पर मौजूद होती है और उसको बताती है कि वो सजा के तौर पर यीजे को 12 लाइफ और देगी। कहानी को आसान रखने के लिए हम यीजे की हर लाइफ में उसका नाम यीजे ही लेंगे। उसकी आत्मा हर बार उन 12 लोगों के शरीर में एंटर करेगी जो अभी आने वाले नियर फ्यूचर में मरने वाले हैं, और अगर वो किसी भी कारण से उस लाइफ में मारा गया तो डेथ यानी मेरे द्वारा दी गई 12 जिंदगियों में से घटती चली जाएगी। लेकिन अगर वो किसी भी तरह से किसी एक लाइफ को सरवाइव कर गया तो रिवॉर्ड के रूप में उसको वो लाइफ कंटिन्यू करने की परमिशन मिल जाएगी। यीजे को उस लेडी की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ये सब पूरे तरह से खत्म करना चाहता था। लेकिन इतना कहते ही वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अचानक प्लेन एक तूफान में फंस जाता है। अचानक आए तूफान की वजह से यीजे घबराते हुए लाइफ जैकेट को पहनकर अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन तभी फ्लाइट अटेंडेंट आकर उसको समझाते हुए बताती है कि सर ये बस एक टर्बुलेंस है। थोड़ी देर बाद टर्बुलेंस शांत होने की वजह से प्लेन हवा में फिर से स्टेबल हो जाता है। फ्लाइट के स्टेबल होती अटेंडेंट वहाँ से चली जाती है, जिससे एक बार फिर यीजे अकेला हो जाता है। इतना सब होने की वजह से यीजे को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए यीजे अपने चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में उसको महसूस होता है कि वो जिसके शरीर में है वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है। सडनली एक चमकता हुआ पत्थर यानी कि मेमोरी ऑर्ब उसके दिमाग में एंटर कर जाता है, जो उसको फ्लैशबैक दिखाकर उस व्यक्ति की पुरानी यादों के बारे में बताता है। दरअसल यीजे अभी जिसके शरीर में है ये व्यक्ति उसी कंपनी का सीईओ है जिसमें यीजे ने अप्लाई किया था। अब वो पूरी तरह से अमीर बन चुका था, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसकी चाह यीजे हमेशा से किया करता था। आगे हमें टाइवो के बारे में पता चलता है जो कंपनी के सीईओ का बड़ा भाई है, और बचपन से ही हर छोटी से छोटी चीज के लिए इन दोनों भाइयों के बीच काफी कंपटीशन रहता था, इंक्लूडिंग कंपनी का नया सीईओ कौन बनेगा। टाइवो के काफी कोशिशों के बाद भी उसका छोटा भाई अपने पिता के भरोसे को जीतने में सफल रहता है, जिस वजह से टाइवो के छोटे भाई को कंपनी का नया सीईओ चुन लिया जाता है। यीजे को ये लाइफस्टाइल काफी पसंद आती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन उसके इतना सोचते ही प्लेन का एक इंजन फट जाता है। प्लेन एकदम तेज स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिरने लगता है। जैसे तैसे यीजे अपनी तरफ आ रहे फर्नीचर से बचता हुआ अपनी सीट पर वापस पहुंच जाता है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और कुछ समय बाद आग पूरे प्लेन में फैलने लगती है, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा छेद बन जाता है। प्लेन में होल के बनने की वजह से पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। यीजे अब केवल बैठकर देख सकता था कि तभी वहाँ पर एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे पूरे प्लेन में आग लग जाती है और यीजे वहीं जलकर मारा जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से यीजे अंधेरे कमरे में जागता है, जहाँ इस बार कमरे में एक डरावना सा दरवाजा और डेथ के लिए एक डेस्क होती है। इस डेस्क पर एक घड़ी होती है जिसमें यीजे के द्वारा यूज की गई लाइफ का काउंटडाउन चल रहा होता है। अपनी बंदूक में गोलियां भरते हुए डेथ उसको समझाती है कि जिन लोगों की बॉडीज में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं। मैं तो उनको बस तुम्हारे जरिए दूसरा चांस दे रही हूँ, इसीलिए तुम किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन नहीं चुरा रहे हो। और अब अगर तुम इनमें से किसी भी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाए तो तुम सीधे हेल जाओगे, जहाँ डेथ यानी मैं दूसरे कर्मों के अनुसार तुम पर मुकदमा चलाऊंगी। डेथ यीजे का हाथ पकड़कर दरवाजे के पीछे ले जाती है। यहाँ वो कुछ ऐसे दृश्य देखता है जिससे वो काफी बुरी तरह डरते हुए डेथ के सामने रोते हुए पूछता है कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मुझको हेल में भेजा जा रहा है। तब वो मिस्टीरियस लेडी यीजे को समझाती है कि तुमने समय से पहले ही मुझे यानी डेथ को ढूंढ लिया है, इसलिए तुमको ये सजा दी जा रही है। इसी के साथ डेथ उसको बताती है कि अगर तुम इनमें से एक भी लाइफ में जिंदा बच जाते हो तो तुमको हेल में नहीं भेजा जाएगा। फाइनली यीजे फैसला करता है कि वो इनमें से एक ना एक लाइफ में तो जीवित रहने की पूरी कोशिश करेगा। ये कहते ही दूसरी लाइफ में भेजने के लिए डेथ उसको शूट कर देती है। इस बार वो खुद को एक एड्रेनलिन जंकी स्पोर्ट्समैन के शरीर में पाता है, जो अपना जंपसूट पहनकर बिना पैराशूट के प्लेन से छलांग लगा देता है। खुद को इस हालात में देखकर यीजे पैनिक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने आसपास 3 और लोगों को देखता है जो उसी के साथ जंप करते हैं ताकि वो इस स्टंट को कैमरे में कैप्चर कर सके। यीजे को पैनिक होता देख उन तीनों में से एक व्यक्ति उसके पास आते हुए उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो चमकता हुआ पत्थर आकर यीजे के दिमाग में एंटर कर जाता है।
ऐसे ही अजीबोगरीब कारनामों को करते हुए ये व्यक्ति 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुका था। आज के स्टंट के लिए उसने डिसाइड किया था कि वो जमीन से 1000 मील की ऊंचाई से बिना पैराशूट के सेफ्टी नेट्स पर लैंड करके दिखाएगा। ये पूरा प्रोग्राम नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा था और अगर किसी भी कारण से यीजे इस स्टंट को करने से पीछे हट जाता तो उसके स्पॉन्सर उसको $3 बिलियन देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। पेबल की मदद से यीजे अपने फ्लैशबैक में एक अजनबी व्यक्ति को लाइटर के साथ देखता है, मगर इस बात को इग्नोर करते हुए थ्रिल के चलते हेल्पर को अपने से दूर धकेलकर नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन नीचे आते वक्त वो अपने लैंडिंग मार्क को मिस कर देता है और जमीन से टकराने की वजह से उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। इस मौत की वजह से वो एक बार फिर डार्क रूम में वापस पहुंच जाता है, जहां वो डेथ से कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है, मगर फिर भी मुझको हेल में क्यों भेजा जा रहा है। इस बात पर डेथ उसको एक कायर बुलाती है, क्योंकि वो ये तक नहीं मानता कि उसने अपने जीवन में किसी को हर्ट भी किया है। इसके तुरंत बाद डेथ उसको फिर से गोली मारकर तीसरी लाइफ में भेज देती है, जहां उसकी आंखें एक टीनेजर की बॉडी में खुलती है। यीजे अपने सभी क्लासमेट्स को पैराशूट वाले व्यक्ति की डेथ के वीडियो पर हंसते हुए देखता है। इससे यीजे को पता चलता है कि ये सभी जिंदगी एक ही रियलिटी से जुड़ी हुई है। ये सब देखकर यीजे उस हंसते हुए लड़के को पीटने की सोचता है कि तभी वो चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में घुस जाता है। फ्लैशबैक से उसको पता चलता है कि इस लड़के के फादर उसकी 5 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। अब इसकी मदद के लिए बची तो सिर्फ इसकी मॉम है, जो दिन रात पूरी शिद्दत से मेहनत करके इसको एक बेहतर फ्यूचर देना चाहती है। मगर स्कूल के बुलीज के कारण इस लड़के को स्कूल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लड़के मिलकर कभी इसका सामान चोरी किया करते थे तो कभी इसको मारा करते थे। हद तो तब हो गई जब ये पुलिस उसके ऊपर दूध फेंकते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हालांकि वो कभी ये बात अपनी माँ को नहीं बताता था। धीरे धीरे ये स्कूल अब उसके लिए एक टॉर्चर हाउस बनता जा रहा था, जहाँ उसको बुली करने वाले लोग डीमंस जैसे लगने लगे थे। लेकिन यीजे को समझ आता है कि अगर उसको हेल जाने से बचना है तो उसे इसके खिलाफ लड़ना ही होगा। लेकिन तभी जिनसैंग नाम का एक लड़का उसके सामने आता है और उसको मारने से पहले दूध लाने के लिए कहता है। यीजे अब इस रैगिंग का शिकार नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो एक कुर्सी लेकर जिनसैंग पर हमला कर देता है। अपने दोस्त को पिटता देख जिनसैंग का दोस्त यीजे को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यीजे तुरंत ही उसको दूर फेंककर जिनसैंग से माफी मांगने के लिए बोलता है। तभी अचानक से ताएसोक पीछे से आकर यीजे को पकड़कर दूर फेंकता है। ताएसोक यीजे से काफी पावरफुल होता है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से उसको ओवर पावर कर देता है। ऑल ऑफ ए सडन जिनसैंग के सभी दोस्त मिलकर यीजे को पकड़ लेते हैं ताकि वो उसको पीट सके, लेकिन तब तक टीचर क्लास में आ चुकी थी, इसलिए सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ था। अपना बदला लेने के लिए क्लास खत्म होते ही जिनसैंग और उसके साथी आकर एक बार फिर से यीजे को मारना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली ताएसोक को ये सब पसंद नहीं आता, इसीलिए वो जिनसैंग को रोकने के लिए बोलता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और यीजे को पीटना जारी रखता है। सडनली जिस लड़की को जिनसैंग पसंद करता था उसके आते ही जिनसैंग रुक जाता है। स्कूल के बाद यीजे उस लड़की के घर जाकर उसकी मॉम के द्वारा लिखे हुए नोट्स को देखता है। ये नोट्स देखते हुए उसको अपनी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत मेहनत किया करती थी। इस लड़के की मॉम अपनी थकान के बावजूद उसके लिए डिनर बना के अपने काम पर जाया करती थी, इसलिए यीजे फैसला करता है कि अब से वो भी उनकी मदद किया करेगा। घर वापस आने पर अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखकर उसकी मॉम काफी खुश होती है और ये देख यीजे को अपनी मॉम की याद आ जाती है। अगली सुबह यीजे बाथरूम में ताएसोक से पूछता है कि तुम जिनसैंग की बात क्यों मानते हो, जबकि तुम तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तब जाकर ताएसोक उसको बताता है कि स्कूल का असली बॉस एक सीनियर है और जिनसैंग उसी की गैंग का एक बंदा है। अगर मैं किसी भी तरह से जिनसैंग को मारता हूँ तो सारे सीनियर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे। दोपहर में खाना खाते वक्त जिनसैंग यीजे को मारते हुए निकलता है, लेकिन इस बात का बदला लेने के लिए यीजे अपने खाने से भरी बोल को जिनसैंग के सर पर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। जिनसैंग ताएसोक को उसको पकड़ने का ऑर्डर देने लगता है, मगर ताएसोक ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि अभी उसको लंच करना था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यीजे ने ताएसोक को एक प्लेन के बारे में बताते हुए बीच में आने से मना कर दिया था। अपनी ह्यूमिलिएशन के चलते जिनसैंग अपने सीनियर से मदद मांगता है। सभी सीनियर्स उसकी क्लास में यीजे को मारने के लिए आते हैं, मगर उसको देखकर गैंग लीडर जिनसैंग को कायर कहने लगते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे को भी खुद से हैंडल नहीं कर पाया। गैंग लीडर
जिनसेंग से कहता है कि कायरो की मेरी गैंग में कोई जगह नहीं है, इसलिए आगे से कभी भी मेरे पास मत आना। यीजे उसकी हार के लिए उसके मजे ले ही रहा होता है कि तभी गुस्साया जिनसेंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो ऐसा कर पाता उसको पहले ही टायसोक रोक कर दूर फेंक देता है। सबके सामने अपना मजाक बनता देख जिनसेंग क्लास से भागने लगता है। भागते हुए वो देखता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो अब उसके सीनियर के साथ है। शाम को यीजे घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक ट्रक से होने वाली होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली ड्राइवर जैसे तैसे ट्रक को टकराने से रोक लेता है। घबराया हुआ यीजे अपने पीछे से उसको मारने आ रहे जिनसेंग को नोटिस नहीं कर पाता, जो उसको एक ब्रिक की मदद से मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। यीजे वापस उसी डार्क रूम में लौटकर डेथ पर चिल्लाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर डेथ उसको एक दीवार में दे मारती है। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए डेथ उसको एक बार फिर से गोली मार देती है, जिससे यीजे अपनी चौथी लाइफ में पहुंच जाता है, जहां कुछ लोग उसको हॉस्टेज बनाकर किसी लड़की और पैसे के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन अभी तक वो चमकता हुआ पत्थर नहीं आया था, जिस वजह से उसको कुछ भी याद नहीं होता कि ये किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन यीजे के जवाब ना देने पर वो लोग उसकी आंख फोड़ने की धमकी देने लगते हैं, जिससे डरकर यीजे बात करने को मान जाता है। लकीली चमकता हुआ पत्थर आकर यीजे को हिट करके फ्लैशबैक में उसको स्टोरी समझा देता है, जिसके अनुसार ये बॉडी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर की है, जिसको अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। एक दिन बॉस की गर्लफ्रेंड उसे इस क्राइम की दुनिया को छोड़ने की बात करती है, जिस पर ये व्यक्ति उसके साथ भागने के लिए रेडी हो जाता है। बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ भागते वक्त ये व्यक्ति बॉस के $10 बिलियन चुराकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है। भागते वक्त रास्ते में बॉस के लोगों ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन जब यीजे को इस व्यक्ति की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो अपनी चेयर की मदद से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। यीजे पास की दीवार पर लटकते हुए हथियारों को देखकर मेन स्विच को ऑफ कर देता है और वहां से एक टॉर्च लाइट को उठाकर अंधेरे में सभी को मार डालता है। इस व्यक्ति की एबिलिटीज जानने के बाद यीजे सोचता है कि इसकी एबिलिटीज की मदद से मैं किसी को भी मार सकता हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मुझको यहाँ से पैसे लेकर गायब हो जाना चाहिए। यीजे एक बाइक पर अपना सेलफोन उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते हुए उसको महसूस होता है कि ये पूरी घटना एक ट्रक में हो रही थी। जल्द ये बात बॉस को पता चलती है कि उसके लोग इस व्यक्ति को रोकने में असफल हो गए हैं, इसलिए वो तुरंत उसके सेलफोन की लोकेशन को ट्रैक करवाकर सभी हंटर्स को उसके पीछे भेज देता है, ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जल्द ही शहर के बीचों बीच एक घमासान चेस शुरू हो जाती है। हंटर्स यीजे पर ओपन फायरिंग करने लगते हैं, मगर जैसे तैसे वो खुद को बचाता है। यीजे एक ट्रक के पीछे छुप जाता है। जैसे यीजे एक एजेंट की कार को क्रैश करता है, वैसे ही बाइक पर सवार हंटर्स उस पर फायरिंग चालू कर देते हैं, जिस वजह से एक गोली जाकर दूसरे एजेंट की कार में लगती है, जिस वजह से रोड पर कई सारे क्रैश हो जाते हैं। इसी दौरान जिस ट्रक में यीजे को कैद किया था वो भी उसके सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक कार आकर उससे टकरा जाती है, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है और यीजे सिंपली वहां से बच निकलता है। लेकिन ये चेस अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ बाइक सवार हंटर्स और एक पुलिस कार दोबारा उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से भागते वक्त यीजे कई सारी कार्स को क्रैश करते हुए हंटर्स और पुलिस वालों के लिए रास्ता ब्लॉक कर देता है। खुद को बचाने के लिए यीजे एक मॉल में घुस जाता है, लेकिन अभी भी कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और अंत में वो एक मॉल में जाकर बीचों बीच सभी दुश्मनों के द्वारा घेर लिया जाता है। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी वो एक एलिवेटर को नोटिस करके उसमें चला जाता है। जब तक कोई दूसरा उसमें आता, यीजे तुरंत उस एलिवेटर का दरवाजा बंद कर लेता है। जल्द ही यीजे छत पर जा पहुंचता है, लेकिन अब वो वापस नीचे नहीं जा सकता था, इसीलिए वो छत से नीचे कूदने का फैसला करता है और ऐसा करते ही वो एक पार्टी पूल में जा कूदता है, जहां उसका फोन स्विच ऑफ होते ही उसके दुश्मन उसको अब और ट्रैक नहीं कर सकते थे। यीजे जल्द ही उस लड़की के पास पहुंचता है जिससे वो प्यार करता था। लड़की भागकर आके उससे गले लग जाती है, जहां उसको महसूस होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यीजे उसे पैसों के बारे में बताते हुए उसके साथ चलने लगता है, मगर तभी वो लड़की अपनी गन निकालकर उसको शूट कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सब उस लड़की का ही प्लान था, जिसके प्यार में पड़कर यीजे उसके प्लान में फंस चुका था। यीजे अपनी 4 जिंदगियों को गवा चुका है, लेकिन अभी तक उसको इनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। क्या यीजे आगे भी अपनी जिंदगियों को ऐसे ही गवाता रहेगा?
या फिर वो इनसे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, जानेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यीजे की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। बाकी मिलेंगे हम अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।